हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द ईयर 2015। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम हर एक सब्जेक्ट का 2013 से 2024 तक में जो जो पीवाईक्यूज़ आए उन सभी पीवाईक्यूज़ को हमने सॉल्व किया है। एंड ये ऑब्जेक्टिव जो इसका है कि पीवाईक्यू सॉल्व करते समय हमें एग्जामिनेशन पैटर्न समझना है, जो हमें हेल्प करेगा कि हम ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे वे में एस करें। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा 2015 का जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The rate of growth of real GDP, that is gross domestic product, has steadily increased in the last decade. And second statement है, the gross domestic product at market price has steadily increased in the last decade। यानी कि दोनों में ही चीज पूछी गई है कि दो टाइप का जीडीपी बताया गया था। जैसे एक है रियल जीडीपी और एक को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। दोनों का डिफरेंशिएशन अगर हम देखते हैं तो जैसे हमने पहले वाली वीडियोस में समझा था कि जो रियल जीडीपी है वो क्या करता है, वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया हुआ होता है। राइट, एंड जो नॉमिनल जीडीपी है दैट वाज विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो सवाल पूछा गया है, स्टेटमेंट दिया गया है कि जो रियल जीडीपी है वो पिछले 10 साल में स्टेडिली इंक्रीज हुआ है। हालांकि रियल जीडीपी में हमने क्या कहा कि इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होता है, तो अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट किए हुए जीडीपी को एनालाइज करते हैं तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि पिछले 10 साल में वो स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है। वेरेज अगर हम थोड़ा सा करंट सिनेरियो को रिकॉल करते हैं, जैसे चलो ये सवाल है 2015 का, तो हम देखते हैं कि 2005 से 2015 के बीच में क्या रियल जीडीपी स्टेडीली इंक्रीज हुआ था। तो उसके अंदर क्या क्या सिनेरियो आए थे। हमने देखा था कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, ठीक है। फिर उससे हमने ओवरकम किया था, 2011-12 में हमने ओवरकम किया था। एंड देन फिर 2014 में वापस इंडिया में सरकार चेंज हो गई थी, तो वापस हमारा रियल जीडीपी डिक्रीज हो गया था। तो कहने का मतलब है कि जो रियल जीडीपी है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। हालांकि इंडिया का जो नॉर्मल जीडीपी है वो ग्रो होता रहता है, बट जो रियल जीडीपी है वो फ्लक्चुएट होता है। तो उसके बेसिस पे देख सकते हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। राइट, कि इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला है, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ आरबीआई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, कि यहां पे आरबीआई का मेन रोल है। थर्ड है, द डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, कि मनी सर्कुलेशन डिक्रीज करने से जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होता है। सो दैट इज राइट, क्योंकि हमने क्या देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, हमने ये देखा था कि मनी सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, कमर्शियल बैंक से स्टार्ट होता है। तो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा आएगा, यानी कि उसके पास ज्यादा फंड है क्या चीज के लिए, टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस। तो जब लोन्स एंड एडवांसेस देने के लिए हमारे पास ज्यादा पैसा है, तो हम पैसा क्या करती है कमर्शियल बैंक, वो पैसा मार्केट में देती है। अब मार्केट में ज्यादा पैसा देगी तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो मनी की वैल्यू कम होने लग जाएगी, रुपए की वैल्यू कम होने लग जाएगी, और अल्टीमेटली वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगा। लेकिन बोला है कि अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगा, दैट इज जो मनी सर्कुलेशन है वो अगर डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सो दैट इज करेक्ट, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, whereas ऑप्शन डी में बोला है कि इंक्रीज्ड मनी सप्लाई हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये इनकरेक्ट है। ओके, जो हमने डिस्कस किया ये उसका अपोजिट ही है। देन है द फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस ऑफ द शुगर केन। सो जस्ट लाइक एमएसपी, एफआरपी होता है फॉर द शुगर केन। ये
हर बार अनाउंस किया जाता है और उसको अप्रूव्ड किया जाता है बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पे, बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट है, राइट। से 2015 में थोड़े फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, बिकॉज 2013 में नई नोटिफिकेशन आई थी यूपीएससी की, तो उससे हम थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा था यूपीएससी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द प्रधानमंत्री जन धन योजना, राइट, जन धन योजना हैज बीन लॉन्च फॉर, अगर ये हम याद करते कि ये किस लिए लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था कि यहाँ पे सरकार जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट खुलवा रहा था रूरल एरियाज में पुअर पीपल का। क्यों? क्योंकि सरकार चाहता था कि हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज हो जाए, यानी कि टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। हालांकि यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे जनधन योजना को आवास योजना के साथ, एंड बहुत सारे लोगों ने हाउसिंग लोन पढ़ते ही फर्स्ट क्वेश्चन पे टिक कर दिया था, वेर इज दिस इज एन इनकरेक्ट, राइट। करेक्ट क्या है कि जनधन योजना से फाइनेंशियल इंक्लूजन। यूपीएससी ये सारी टैक्टिक्स भी यूज करता है, बिकॉज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज एन एलिमिनेशन एग्जामिनेशन, कि यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए एग्जामिनेशन ली जा रही है। ओके ओके, सो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विथ रेफरेंस टू द 14th फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, कि 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंगली कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इट हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स in the central divisible pool from the 32% to 42%, right? This is a very factual information, so ये right है। Whereas second है that it has made recommendation concerning sector specific grants। अब ये sector specific grants का recommendation होने वाला था पर ये हुआ नहीं था, right? तो statement 2 is incorrect, तो यहाँ पे correct answer आ जाएगा option A, that is 1 only। फिर नेक्स्ट है द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इंप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम देखते हैं कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी का मतलब क्या होता है, कि ये एक एबिलिटी है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल हो गया, कोई भी बिजनेस हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि इवन द गवर्नमेंट हो गया, कि उनके पास पूरा फ्रीडम है, या फिर पूरा उनके पास एक फ्रीडम जैसा कह सकते हैं कि वो कोई भी तरीके का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे वो फॉरेन करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, दे कैन ट्रेड इन फॉरेन करेंसी, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन के बिना वो फॉरेन करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, एंड उसको हम कह सकते हैं दैट वो फ्रीली वहां पे ट्रेड हो सकता है, राइट। दैट मीन्स कि यहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेस और गवर्नमेंट अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं, यानी कि वो रुपी को कन्वर्ट कर दिया, राइट। दैट इज कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी। रूपी कन्वर्ट हो जा रही है यूएस डॉलर में, यूरोप में पाउंड्स में, येन में, रेम्बिम्बिम में, या जो भी अदर करेंसी के साथ ट्रेड करना है। सो दैट इज द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी। हालांकि इंडिया में अभी तक फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं आई है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, सिर्फ करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट में हमने पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी कर रखी है। क्यों कर रखी है? क्योंकि कोई भी ग्लोबल इवेंट होता है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है ट्रेड पे, और जब ट्रेड पे इंपैक्ट आता है तो हमारी करेंसी पे इंपैक्ट आएगा। अल्टीमेटली जो रुपी का एक्सचेंज रेट है वो डॉलर के सामने और ज़्यादा गिरता जाएगा, राइट। तो अभी हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं। ओके, तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, दैट बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड, नो। अलाउिंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स्ड by market forces, that is also incorrect. Then freely permitting the conversion of rupee to other currencies and vice versa, that is right, yani ki option C is the correct answer. Then developing an international market for currencies in India, that is incorrect. तो इसका correct answer आ जाएगा option C. Then है the government of India has established नीति आयोग, कि नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने establish किया था। क्यों इस्टेब्लिश किया था? टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए नीति आयोग आया गया था। ये 2014 की न्यूज़ है, सो इट वाज अ डायरेक्ट न्यूज़ जो पूछा गया था। ओके, देन इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ, कि हमें स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज क्या चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट करती है, कि हमें क्या चीज़ का इम्पोर्ट चाहिए। तो इससे डायरेक्ट टाइप का सा क्वेश्चन है, बट इसके अंदर हमें थोड़ी अवेयरनेस चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि या तो आपको आता है या नहीं आता है।
अगर आपको आता है तो आप टिक कर लो, अगर नहीं आता तो यू कैन लीव इट बाय दैट। ओके, तो अगर हम ये देखते हैं कि जो रॉक फॉस्फेट है ये किसके लिए यूज होता है, फॉर दी फर्टिलाइजर्स के लिए यूज हो जाता है, वेरेज जो सॉल्ट पेट्री है ये भी फर्टिलाइजर के लिए यूज हो जाता है, इनफैक्ट गन पाउडर के लिए भी ये यूज हो जाता है। एंड जो कोकिंग कोल है जिसको हम कहते हैं मेटलर्जिकल कोल, ये मेटलर्जिकल कोल है जो यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये सारे क्वेश्चन से हमें खुद को बॉदर नहीं करना है, अगर नहीं आता तो हमें इसको तुरंत छोड़ देना है। ओके, देन है द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन दी हाईएस्ट वेटेज। जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसके अंदर इसमें से किसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज दिया गया है। तो अगर हम 2011-12 का डेटा लेते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को हाईएस्ट वेटेज दिया गया है, लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट का देखते हैं तो ये अब आ गया है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को, कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को हाईएस्ट वेटेज दिया गया है यहाँ पे, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली ये हमें अपडेट करना पड़ेगा, मतलब तब ऑप्शन बी था, राइट। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर होगा तो अभी भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ही है, बिकॉज इसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स नहीं है। तो अगर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होता तो हम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स टिक करते। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इसमें से कौन सा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लाता है। क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, नहीं। द लेबर ब्यूरो है, यस। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, वो भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सो जैसे हमने देखा इसके अंदर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। देन बेजल 3 अकॉर्ड, जो हमने देखा था कि 2014 में भी बेजल 3 पे सवाल आ चुका था। तो बेजल 3 अकॉर्ड और सिंपली बेजल 3 ऑफन सीन इन द न्यूज इज सीक्स टू, ये किससे रिलेटेड है। क्या ये नेशनल स्ट्रेटेजीज फॉर कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए है, नहीं। क्या ये बैंकिंग सेक्टर्स को इंप्रूव करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस को इंप्रूव करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए है, यस। क्या ये ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए है, नो। क्या ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू द पुअर कंट्रीज, ताकि वो रिप्लेस कर सके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन रेफ्रिजरेशन विद हार्मलेस केमिकल्स, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, द नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से हमें कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें पूछा है कि विच ऑफ द अबव इज और आर द कंपोनेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, कि मॉनेटरी पॉलिसी का इसमें से कौन से कंपोनेंट्स है। क्या वो बैंक रेट है, यस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, यस। पब्लिक डेप्थ है, नो। पब्लिक रेवेन्यू है, नो, क्योंकि ये दोनों मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 and 2, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 basis point, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, कि ये हमने देखा था कि ये एक परसेंटेज है ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जिसके अंदर कमर्शियल बैंक्स को जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का सर्टेन परसेंटेज उनको रखना पड़ता है फॉर मेजरली गोल्ड के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, या फिर कैश के लिए। वो आरबीआई डिसाइड करते हैं, जो मेजरली आरबीआई बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही रखवाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि एसएलआर का 50 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हो गया है, यानी कि जो कमर्शियल बैंक को ये परसेंटेज रखना था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास, वो अब कम रखना है, ये रिड्यूस हो गया है, तो वो कम रखना है। दैट मीन्स कि कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएगा फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। वो मार्केट में ज्यादा लोन एंड एडवांसेस दे सकेगा। अब वो लोन्स एंड एडवांसेस देने के लिए एक और चीज थी जो न्यूज में आई थी, दैट इज रेट ट्रांसमिशन के बारे में हमने पढ़ा है, कि जिस रेट से आरबीआई डिक्रीज कर रहा है रेपो रेट वगैरह जो भी मॉनेटरी पॉलिसी में हो रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा कम ज्यादा करवाना है, तो उसके लिए कमर्शियल बैंक को भी वो पैसा कम ज्यादा करवाना रहेगा, राइट। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर में अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ पूछा है कि इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली,
क्या SLR 50 बेसिस पॉइंट से कम होगा तो क्या GDP ग्रोथ रेट ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा? नहीं होगा. Foreign institutional investors may bring more capital into our country. ये भी नहीं होगा. Scheduled commercial bank may cut their lending rate. Yes, this could be right. It may drastically reduce the liquidity to the banking system. नहीं, यहाँ पे liquidity increase होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे reserve for loans बढ़ जाएगा. तो ये भी इनकरेक्ट है. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. फिर नेक्स्ट है, अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. नाउ व्हाट इज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब यही है कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है एक कंट्री में कंपेयर टू जीडीपी ग्रोथ. कि जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी, क्या उसके अकॉर्डिंगली हमारा टैक्स कलेक्शन हो रहा है? तो अगर हमें कहा गया है कि जो रेशियो है डिक्रीज हो गया है, यानी कि हमारा टैक्स कलेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारा जीडीपी ग्रोथ है. सो दैट मीन्स कि एट प्रेजेंट इंडिया में क्या है कि हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं. दैट मीन्स हमारा जीडीपी ग्रोथ इतना ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमारे में टैक्स कलेक्शन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है. राइट. कई सारे रीजंस हो सकते हैं. चलो, पॉलिटिकल रीजंस है या ब्लैक मनी है या जो भी चल रहा है, बट द पॉइंट इज कि टैक्स कलेक्शन इतना नहीं हो रहा है. तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हमारे में जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो एट प्रेजेंट वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो ये क्या इंडिकेट करता है? क्या ये बता रहा है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो है? नहीं, क्योंकि एट प्रेजेंट हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम और भी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं. तो दैट मीन्स कि ग्रोथ रेट स्लो नहीं है हमारा, बस टैक्स कलेक्शन हमारा कम हो रहा है. तो ये क्या बता रहा है कि टैक्स कलेक्शन कम क्यों है? क्योंकि हमारे पास मनी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं. हम उन लोगों से ज्यादा पैसा ले रहे हैं जो कम कमा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं उनसे हम कम पैसा ले रहे हैं. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी 2 ओनली. ओके. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पीरियोडिकली. अगेन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? दैट इज द वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है. ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है. सिमिलरली ये भी करंट अफेयर का ही है. दैट इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो मार्केट है वो किससे रेगुलेट किया जाता है? वो रेगुलेट किया जाता है बाय द एपीएमसी कमेटी. कि एपीएमसी कई सारी चीज़ें रेगुलेट करती है. वो रेगुलेट करती है कि फेयर ट्रेड होगा. ठीक है. वो फेयर ट्रेड के बारे में करता है. वो प्राइसेस के बारे में चेक रखता है. वो इनफैक्ट ये देखता है कि जो मिडल मैन है उसको एलिमिनेट करना चाहेगा ताकि फार्मर्स का इशू ना हो. और वो मार्केट को इन जनरल प्राइस से पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि वो रेगुलेट भी कर रहा है. तो करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी. यस. नेक्स्ट है, द टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, the agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures and peace clause appear in the news frequently in the context of the affairs of. अब जैसे हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स बिफोर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो हमने कई ये सारे टॉपिक पढ़े होंगे. तो उसमें से हम बता सकते हैं कि WTO में पीस क्लॉज है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स है, एक्सेट्रा. तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देन है द सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील. कि अगर हम स्टील का सब्सटीट्यूट कर देते हैं फॉर वुडन फ्लोर्स के इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो इसमें क्या बोला गया है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो हम लोग यूज करते हैं, राइट, यानी कि जो बैल के पीछे हम बांधते हैं, वो अगर मैं वुड की जगह स्टील का यूज करूंगा, ठीक है, तो मेरे को क्या फायदा होगा कि स्टील का यूज करने से मेरे को क्या होगा कि ये और ज्यादा ड्यूरेबल बन रहेगा, यानी कि लंबे समय तक रहेगा. ये मेरा एक एसेट बन के रहेगा. ये मेरा जो लेबर है उसको रिड्यूस करवाएगा, क्योंकि स्टील यूजुअली हार्ड होता है एज कंपेयर टू वुड. वुड टूटता रहेगा तो मेरे पास लेबर कम लगेगा. सो दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे मेरा लेबर कम होगा तो अल्टीमेटली मेरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट मीन्स कि जो मैंने स्टील लाया है वो मेरा एक कैपिटल बन के रहेगा. तो इसके बेसिस पे मैं एग्जांपल देखता हूं कि जो स्टील मैंने इंट्रोड्यूस किया है, क्या वो लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है? नहीं. क्या वो कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है? यस, क्योंकि ये लेबर तो रिड्यूस करवाना ना मेरा. ये लेबर इंटेंसिव से मेरे को कैपिटल इंटेंसिव पे लेके आ रहा है कि मैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग से परचेज किया है और स्टील वहां पे लगाया है ताकि मैं और ज्यादा अच्छे से काम करूंगा.
तो यहाँ पे कैपिटल रिड्यूस नहीं हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो जा रहा है, एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी का प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। नाउ लिक्विडिटी का मतलब क्या हो जाता है कि मनी इन हैंड या कैश इन फ्लो हम कह सकते हैं। तो कैश इन फ्लो कब प्रॉब्लम करेगा, जब नॉन अवेलेबिलिटी होगा किसका, क्या गुड एंड सर्विस कम होने से कैश इन फ्लो रुकेगा, नहीं। क्या गोल्ड एंड सिल्वर कम ज्यादा होने से कैश इन फ्लो रुकेगा, नहीं। बट जब डॉलर या कोई भी अदर तरीके की हार्ड करेंसी होगी तो ये डेफिनेटली रुकेगा, राइट। अब कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सर हमने कहा कि ट्रेड जो हो रहा है गुड एंड सर्विसेज में वो पैसों से हो रहा है, एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो भी पैसों से हो रहा है, तो हम इनको क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि जब यूपीएससी आपसे एमसीक्यू पूछता है ना, 4 ऑप्शन देता है, तो उसमें से एक ऑप्शन होगा जो सबसे बेस्ट वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा। तो ये चारों में से ऑप्शन सी बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा कि डॉलर और अदर हार्ड करेंसी कम होने से इंटरनेशनल लिक्विडिटी कम हो जाएगी, right? So this is it from today's video. The coming video will be covering more such kind of previous year questions. Till then, stay safe and study well. Thank you.